नमस्कार दोस्तों, भारत की राज्य इंडियन पॉलिटी की क्लास में आज हम देखेंगे संविधान का निर्माण और संविधान सभा की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संविधान क्या होता है। संविधान वह लिखित दस्तावेज है ना। लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, पर हम अगर भारत के संदर्भ में अगर संविधान को देखते हैं तो भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है। तो संविधान जो है ये वह लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा सरकार संचालित होती है। जिसके द्वारा सरकार संचालित होती है, देश का संचालन होता है। यानी कि सारे नियम कानून, किस चीज का चुनाव कैसे होगा, क्या चीज कैसे काम करेगी, वो सब किस में लिखा रहता है? संविधान के अंदर लिखा रहता है। जैसे हमें पता है संविधान दो तरह का होता है, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। लिखित संविधान की अगर बात करें तो लिखित संविधान जैसे हमारे भारत का संविधान, और अलिखित संविधान की अगर आप बात करेंगे तो वो ब्रिटेन का संविधान। लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा होगा, जिसका निर्माण संविधान सभा के सदस्य जो होते हैं उनके द्वारा निश्चित अधिवेशन बुलाकर, क्या निश्चित अधिवेशन बुलाकर किया जाता है। अधिवेशन का मतलब होता है बैठ के। और अलिखित संविधान वो जिसमें संविधान सभा के द्वारा नहीं बना। तो सबसे पहले बड़ी बड़ी हमने बात ये देखी कि संविधान अगर निर्माण करना है तो उसके लिए जरूरी है संविधान सभा। संविधान सभा की जब हम बात करते हैं तो इस संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसी को तो आया होगा। तो बात है 1895 की। स्वराज्य विधेयक जो था, उस स्वराज्य विधेयक में भी सबसे पहले संविधान सभा के गठन की जो बात करते हैं वो बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। 1895 के बाद में 1992 महात्मा गांधी जी के द्वारा यह चीज कहा गया कि कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा, या भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। उसके बाद में 1928 की बात है। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी है, वो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर संविधान सभा के गठन का प्रावधान था। उसके बाद में अगर हम देखें तो 1934 1934 की बात है। सर एम एन रॉय जो थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग उठाई थी। कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी रहे हैं एम एन रॉय। उसके बाद में
अगर बात करें 1935 1936 की, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, इसने आधिकारिक तौर पर पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा की मांग की थी। फिर 1938 की अगर बात करें, तो 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी जो है, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा क्या कि स्वतंत्र भारत का संविधान जो है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो स्वतंत्र भारत का जो संविधान है, वो बिना बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार, या बोल सकते हैं सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात की, संविधान सभा गठन की बात की। इन सब से क्या हुआ कि अंत में 1940 के अंदर एक अगस्त प्रस्ताव जो है, वो ब्रिटिश सरकार ने जो है अगस्त प्रस्ताव के रूप में जो ये मांग थी, प्रथम बार भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाए, इस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया किसमें, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में, या इसको बोलते हैं लिन लिटगो प्रस्ताव। उसके बाद में 1942 में एक क्रिप्स प्रस्ताव आता है। इस क्रिप्स प्रस्ताव में क्या था, इसमें यह बोला गया कि संविधान सभा का निर्माण होगा और उसका कार्य क्या होगा, संविधान बनाना। इसमें यह चीज बोली गई कि जो प्रांत है, उनको यह स्वायत्ता दी जाएगी कि वो संविधान चाहे तो स्वीकार करें, उनका मन नहीं है तो वो इसको अस्वीकार भी कर सकते, ये उनको स्वतंत्रता दी गई थी। इसमें यह बोला गया कि जब तक संविधान बनेगा, भारत की सुरक्षा ब्रिटेन करेगा। ये क्रिप्स मिशन में था। उसके बाद में 1946 के अंदर एक कैबिनेट मिशन बनाया जाता है। इस कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। इसने क्या कहा कि संविधान सभा का निर्माण होगा, परंतु उसका आधार जो रहेगा वो अप्रत्यक्ष मताधिकार रहेगा। अंत में एक कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर जो है, वो कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। इसने ये बोला कि अप्रत्यक्ष मताधिकार के ऊपर संविधान सभा का निर्माण किया जा सकता है। और इसने क्या है कि पहले जो 1942 में जो क्रिप्स मिशन था, उसमें दो संविधान सभाओं की बात की गई थी। उसमें क्या था कि मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था और उसमें उन्होंने क्या बोला था कि भारत को दो भागों में बांटो, एक मुस्लिम और एक हिंदू। इस हिसाब से संविधान सभाएं भी दो होगी और दो ही संविधान बनाए गए। तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया था, जो 1942 में जो क्रिप्स मिशन ने दो संविधान सभाओं का
क्रिप्स मिशन में जो दो संविधान सभाओं का जो प्रस्ताव रखा गया था, उस दो संविधान सभा वाले प्रस्ताव को क्या है, उसको खारिज कर दिया, उसको खारिज कर दिया। और इन्होंने यह बोला कि संविधान सभा के लिए इसने एक योजना पेश कर दी। तो इन्होंने क्या बोला कि एक ऐसी संविधान सभा निर्माण की जो योजना रखी गई कि इसमें दो संविधान सभाओं के उसकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो जिसमें फिर क्या थी कि इस चीज से जो मुस्लिम लीग थी वो काफी हद तक इस चीज से असंतुष्ट हो गई थी। कैबिनेट मिशन के सुझाव के हिसाब से अगर हम देखें तो 1946 के अंदर, नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर नवंबर 1946 में एक संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से 1946 जो उसने सुझाव भेजे थे उससे नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। और उस संविधान सभा की जो विशेषताएं थी वो क्या थी, उसमें ये रखा गया था कि संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या जो रखी गई थी वो 389 रखी गई थी। इस 389 में अगर बात की जाए तो 296 और 93, इसको दो हिस्सों में बांटा गया। 296 जो थी वो ब्रिटिश भारत की सीटें होगी, और जो 93 सीटें थी वो रियासतों को दी गई थी। 93 सीटें रियासतों को दी गई। 296 जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारत को दी गई थी। और ये जो थे ये निर्वाचित थे, ब्रिटिश भारत वाले निर्वाचित थे और रियासतों वाले मनोनीत थे। उन 296 में भी अगर बात करें तो उन 296 में से 292 जो सीटें थी, 292 जो सदस्य थे वो 11 जो गवर्नर प्रांत थे उनको दी गई। और 4 सीटें दी गई थी चीफ कमिश्नरियां थी उनको। वो 4 चीफ कमिश्नर थी दिल्ली, कुर्ग। 4 चीफ कौन सी थी वो थी हमारी दिल्ली, दूसरी थी आपकी अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। प्रत्येक जगह से एक एक सदस्य को चुना जाता था। प्रत्येक प्रांत और जो रियासत थी, रियासत यानी कि जो छोटे राज्य थे, उनमें राज्य जो छोटे राज्य थे उनके मामले में राज्यों के समूह बना दिए गए। उनको जो संबंधित आबादी के अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाना था। जैसे देखें तो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित और मनोनीत होगा। ये चीजें थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत की अगर बात करें, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत की अगर बात करें, जो ब्रिटिश प्रांत थे उन ब्रिटिश प्रांत को वहां की जो जनसंख्या उसके अनुपात में 3 समुदायों में बांटा गया। मुस्लिम, सिख और जनरल। मुस्लिम और सिख को छोड़कर जो भी थे वो सारे जनरल समुदाय के अंदर रखे गए थे। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा प्रांतीय विधानसभा में चुना जाना था। और इसमें जो मत पद्धति जो रखी गई थी वो थी एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से इनको चुना जाना था। और जो रियासत के प्रतिनिधि थे उनको मैंने बोला ही था, जो रियासत के प्रमुख थे उनके हिसाब से मनोनीत किया जाना था। यानी कि जो हमारी संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से तो निर्वाचित थी, वह आंशिक रूप से
मनोनीत थी, यानी कि निर्वाचित भी थी और मनोनीत भी थी। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि जुलाई अगस्त 1946 में निर्वाचन हुआ और सीटों का जो वितरण किया गया था, उसमें जो सीटें आई थी वो कैसे आई थी? कांग्रेस को 208 मिली, मुस्लिम 73, अन्य की 15 सीटें थी। अगर निर्वाचित महिलाओं की इसमें बात करें, वो 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। एससी 26 और एसटी 33 सीटें थी। 6 जून को मुस्लिम लीग क्या है, वो कैबिनेट मिशन को स्वीकार करती है ना। 6 जून को, अब पूछ लिया जाए कि मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था, तो 6 जून को जो है वो मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन को स्वीकार करती है। और कांग्रेस कब करती है? कांग्रेस करती है 24 जून को। 24 जून 1946 को कांग्रेस कैबिनेट मिशन को स्वीकार करती है। 22 जुलाई 1946 को एक अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार गठन का प्रस्ताव ही भेजा गया था, परंतु मुस्लिम लीग इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। क्या कर देती है? अस्वीकार कर देती है। फिर 12 अगस्त 1946 जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उनको सरकार बनाने का प्रस्ताव भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, तो ज्यादा थी तो वो सरकार बना सकती थी। 16 अगस्त को फिर 1946 को जो मुस्लिम लीग है वो सांप्रदायिक दंगे भड़का देती है, यानी कि एक तरीके से संप्रदाय के दंगे कि 12 जुलाई 1946 को, 12 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी को सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया था। मुस्लिम लीग तब तक इसका बहिष्कार कर रही थी, तो उन्होंने क्या किया था? सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए। इस दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या काला दिवस बनाया गया। इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही या काला दिवस। फिर अगर ये पूछा जाए कि अंतरिम सरकार गठित कब होती है, तो अंतरिम सरकार गठित होगी 2 अक्टूबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू जी ने गठन किया इसका, इनके नेतृत्व में। 2 सितंबर, 2 अक्टूबर नहीं, 2 सितंबर 1946 को। 26 अक्टूबर 1946 को फिर क्या है, मुस्लिम लीग जो है वो भी इस अंतरिम सरकार के अंदर शामिल हो जाती है। अब अगर अंतरिम सरकार में सदस्यों की बात करें, तो अंतरिम सरकार में 14 सदस्य थे। 14 में से अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के 6, मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग का 1 सदस्य था। सिख ईसाई और पारसी की बात करें, सिख ईसाई और पारसी की बात करें तो इनके 1-1 सदस्य थे। अब जब संविधान सभा का गठन भी हो गया, अंतरिम सरकार की बात ही हो गई, तो जब संविधान सभा बना दी गई, तो अब इस संविधान सभा का एक अध्यक्ष भी बनाना गया। तो फ्रांसीसी परंपरा के हिसाब से देखें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे, इनको प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है।
ये बात है 9 दिसंबर 1946 को, जिस टाइम प्रथम अधिवेशन चल रहा था। इस अधिवेशन में, ये फर्स्ट अधिवेशन था। इस अधिवेशन में 211 सदस्य आए, जिनमें 207 प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नर से आए। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं थी। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946, जब दूसरा अधिवेशन था, तो इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें उपाध्यक्ष भी बनाए गए। उपाध्यक्ष के रूप में एच सी मुखर्जी और दूसरे थे टीटी कृष्णमाचारी। 13 दिसंबर 1946 को तीसरा अधिवेशन था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव का जो वाचन किया था, वो किया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी। 22 जनवरी 1947 इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 3 जून 1947 संविधान सभा का पुनर्गठन होता है, जिसके अंदर 324 सदस्य। टोटल देखें तो संविधान में 3 वाचन हुए थे। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता बाद की अगर बात करें, तो जो 31 अक्टूबर 1947 को जो अधिवेशन हुआ था, उसमें सदस्य संख्या को घटाकर 299 रह गई थी, जिसके अंदर 12 महिलाएं थी, जिसमें 12 महिलाएं थी। बात है 26 नवंबर 1949 अंतिम वाचन हुआ। इस अंतिम वाचन में संविधान हमारा स्वीकृत या अंगीकृत हुआ। 16 अनुच्छेद तो इसी दिन लागू कर दिए गए। 16 अनुच्छेद तो इसी दिन लागू कर दिए गए। उनमें अगर हम देखना चाहें कि वो कौन से 16 अनुच्छेद थे जो लागू किए गए थे, तो उसमें थे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, 324, 366, 367, 379, 380, 391, 392 और 393, ये तो इसी दिन लागू कर दिए गए। शेष जो संविधान बचा था, बाकी जो भी बच गए, वो 26 जनवरी 1950 को, कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है, और इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब इसी दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में या संविधान जो लागू करने के लिए क्यों चुना, तो 1930 की बात है। 1930 में 26 जनवरी को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी के सम्मान में जो है, क्या है कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ताकि इस दिन को
सम्मान दिया जा सके और इसे याद रखा जा सके। 24 जनवरी 1950 को बात करें तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। इस अंतिम बैठक में फर्स्ट राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 284 सदस्यों ने 3 संविधान की कॉपियों के ऊपर हस्ताक्षर किए। वो 3 कॉपी थी, एक हिंदी, एक इंग्लिश की और एक चित्रशैली आर्ट वाली। इसी 24 जनवरी 1950 की बात करें तो इसी दिन हमारे राष्ट्रगान और जो राष्ट्रगीत थे उनको स्वीकृत किया गया। फर्स्ट जो हस्ताक्षर करता थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम हस्ताक्षरकर्ता जो थे वो थे हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजस्थान की तरफ से पहले हस्ताक्षरकर्ता जो थे वो थे अ, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। जिस दिन ये संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था उस दिन हमारे संविधान में 395 तो अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। कुल 12 अधिवेशन हुए। कुल बैठक अगर पूछी जाए तो 166 कुल बैठकें हुई थी। अब ये सारी बात तो हमने कर ली। अब थोड़ी सी एक चीज देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करते हैं। इसकी बात इसके बीच में क्यों आती है, थोड़ा सा ये देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा को पूरी तरह से एक संप्रभु निकाय बना दिया था। इसने क्या है, संविधान सभा को भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त करने या बदलने का अधिकार दिया था। ये हमने जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था। जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी। अब एक चीज आती है, तो जब निरस्त करने का अधिकार संविधान सभा को जो दे दिया गया तो इसी तरह से कानून निरस्त कर रही है तो ये एक संविधान सभा हमारी एक विधायी निकाय भी बन गई। ये विधायी निकाय भी बन गई और इस संविधान सभा के 2 कार्य थे, जिनमें से एक कार्य संविधान निर्माण जो हम अभी देख के आए हैं और दूसरा ये था कि जब ये संविधान निर्माण का काम नहीं कर रही है तो ये संसद के रूप में काम करेगी। इस प्रकार जो भारत की पहली संसद जो बनी थी वो संविधान सभा बनी थी। संविधान सभा संविधान निर्माण करेगी और जब संसद की तरह काम करेगी तो सामान्य कानून बनाएगी। जब भी संविधान सभा के रूप में यानी कि संविधान निर्माण के रूप में इसकी बैठक होगी तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब भी ये विधायी निकाय या संसद के रूप में काम करेगी तो इसके अध्यक्ष थे जीवी
मावलंकर। अब क्या था कि हमने देख लिया 1949 को 16 लागू हुए थे, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू कर दिया गया था। पूरे संविधान लागू करने के बाद में प्रस्तावना को लागू किया गया। यानी कि प्रस्तावना को कब लागू किया गया? संविधान लागू होने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया। प्रस्तावना क्या है? एक तरह से पूरे संविधान का सार है, उसका पहचान पत्र है। जिस तरह से आप एक बुक का सार देखते हो, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस बुक में हमें क्या चीज पढ़ने को मिलेगी, उसी तरह से संविधान का सार जो है प्रस्तावना, तो उससे मोटा मोटा ये पता चल जाता है कि संविधान के अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई है और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अब अगर बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, इनका संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था। तो इनको बोला जाता है भारतीय संविधान के पिता। इनको भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार और आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी गई है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। कल की क्लास में हम कुछ कुछ देखेंगे संविधान की जो प्रमुख समितियां थी, उन समितियों को क्या कार्य दिए गए थे, ठीक है, और कुछ जो संविधान सभा की कुछ आलोचना हुई थी वो, और कुछ आवश्यक तथ्य, जैसे संविधान सभा के द्वारा हाथी का प्रतीक जो है मोहर के रूप में अपनाया गया, तो ऐसे कुछ तथ्य हैं, उनकी बात करेंगे। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति भी देख लेंगे। अभी तक हमने देख लिया कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कब लागू हुआ, कब कब वाचन हुए, कब उसके अस्थायी अध्यक्ष बने, कब स्थायी अध्यक्ष बने, कब उद्देश्य प्रस्ताव आया, कब उसको स्वीकृत किया गया। तो कल की क्लास में देखेंगे इससे आगे का। तब तक धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।